Hi. So in this part, we are going to cover the valuation aspect which we left in the last class. Very quick recap again. Sorry for recapping again and again. But why do we do business? Shareholders' wealth, ROE, DuPont analysis, 5 step. Then you get to analyze the need of restructuring and additional finance. We thought for a capital budgeting decision. Now we are going to raise funds using equity and debt. Debt was simple. Equity subjective. We covered the subjectivity, and today we are going to cover the valuation part. Valuation is of two types. One is absolute and one is relative. नाम से ही समझ में आ रहा है. Absolute means something of their own जिसको हम value कर सकते हैं. Right? Something of their own. This is dependent. Dependent on whom? Dependent on the competitors or the industry. इंडस्ट्री या कॉम्पिटिटर्स के बेस पे ही हम इसका वैल्यूएशन कर सकते होंगे. एंड यहाँ पे हम यूज़ करते हैं प्राइस मल्टीपल अप्रोच. प्राइस मल्टीपल अप्रोच क्या बोलती है कि जो भी आपके इंडस्ट्री के एवरेजेस है ना, इंडस्ट्री कंप्राइजेस ऑफ योर कॉम्पिटिटर्स. सो द बेस्ट वे टू जज योर परफॉर्मेंस इज विथ रिस्पेक्ट टू इंडस्ट्री. क्योंकि अगर हमें पता ही नहीं चलेगा हमने किससे बेटर किया या किससे वर्स किया, तो हमें लाइक ट्रू प्रोग्रेस रिपोर्ट अपना नहीं मिलेगा ना. तो यूजिंग द प्राइस मल्टीपल अप्रोच वी कंपेयर आवरसेल्व्स विथ the industry or the competitors and get a comparable value. These are the following ratios which are prominently used for price multiple based valuation. One is price to earning. बहुत फेमस आपने कोट सुना होगा वॉरेन बफे का कि यू शुड नॉट बाय समथिंग एट अ पी मल्टीपल ऑफ 20 और हायर. राइट, 20 से ज़्यादा अगर आपको पी देना पड़ रहा है तो दैट्स नॉट अ गुड थिंग. पी सिंपली क्या बोलता है कि प्राइस डिवाइडेड बाय नेट इनकम या अर्निंग्स पर शेयर. ठीक है, अर्निंग्स है, डिविडेंड नहीं है, नेट इनकम. दिस इज पर शेयर. तो अगर मैं प्राइस दे रहा हूँ 100 का और मेरी नेट इनकम 5 आ रही है तो दैट्स 20. मतलब मैं 5 रुपये कमाने के लिए 100 रुपये देने को रेडी हूँ. पर अगर मैं 100 रुपये दे रहा हूँ और मेरी अर्निंग सिर्फ एक ही है तो मैं 100 के पी पे कोई चीज़ खरीद रहा हूँ. यानी कि मैं 100 रुपये इन्वेस्ट करूँगा तब जाके मुझे 5 रुपये मिलेंगे. इजंट इट इक्वल टू सेइंग कि मेरा रिटर्न सिर्फ यहाँ 1% है और यहाँ पे सिर्फ 5% है, या 5% तो मेरे को ऑलमोस्ट एफडी में भी मिल जाता है. तो मैं रिस्क लेके इक्विटी में क्यों इन्वेस्ट करूँगा? फॉर एक्सप्लेनेटरी पर्पस ऐसे भी सोच सकते हैं. देन प्राइस टू बुक वैल्यू. प्राइस जो मार्केट में चल रहा है, बुक वैल्यू जो किताबों में लिखा हुआ है. हमारे केस में बुक वैल्यू 10 था, सबके केस में 10 ही होता है यूजुअली. प्राइस से चल रहा है 140, यहाँ पे चल रहा है 10. इट मीन्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है. अब दिस कैन बी एक्चुअल या इंट्रिंसिक ग्रोथ और इट कैन बी इन्फ्लेशन ऑफ शेयर प्राइस. मतलब शेयर प्राइस इन्फ्लेट भी किया जाता है ना, हर्षद मेहता स्टोरी, यू रिमेंबर? वैसा. प्राइस टू सेल्स, मैं सेल्स कर नहीं पा रहा हूँ उतनी बट स्टिल मेरे शेयर का प्राइस मार्केट में बढ़ रहा है. दैट शोज प्योर इन्फ्लेशन इन शेयर मार्केट. Actually, to justify the price, you need a substance, and that substance came out in valuation process. इट माइट भी हैपनिंग कि पूरी इंडस्ट्री ही ओवर वैल्यूड है या इंडस्ट्री अंडर वैल्यूड है. हमने उस मल्टीपल को अपने में यूज़ किया तो हम ओवर वैल्यूड दिख रहे हैं. तो टू चेक द ओवर वैल्यूएशन और अंडर वैल्यूएशन वी यूज द प्राइस मल्टीपल थिंग. देन वी हैव द EV to EBITDA, EV to EBIT, EV to sales and EV to free cash flow. All these terms will be explained later. EV यहीं पे कर लेते हैं. EV क्या बोलता है? एंटरप्राइज वैल्यू. एंटरप्राइज कंप्राइजेज ऑफ बोथ द डेट होल्डर्स, क्योंकि उन्होंने भी पैसा दिया है, एंड द शेयर होल्डर्स. राइट, इन दोनों के पैसों से ही पूरा फर्म या वैल्यू चल रहा था और वैल्यू क्रिएशन भी इसी से हो रहा था. हमारे सारे ऑपरेशंस भी इसी से चल रहे थे. दिस इन शॉर्ट मीन्स द वैल्यू ऑफ नेट ऑपरेटिंग एसेट्स. किन असेट्स के बेस पे हमारा बिजनेस चल रहा है, वो असेट्स के फाइनेंसिंग के सोर्स दो हैं, डेट और इक्विटी, एंड उनका हमको वैल्यूएशन करना है क्योंकि उसी के थ्रू तो हम पैसे कमा रहे हैं. राइट. तो एंटरप्राइज वैल्यू निकालने के दो तरीके होते हैं. इफ़ यू रिमेंबर द बैलेंस शीट पार्ट, यहाँ पे हम असेट्स लिखते थे, यहाँ पे हम लाइबिलिटीज लिखते थे. यहाँ कहीं हमारी एंटरप्राइज वैल्यू आती है क्योंकि यहाँ पे डेट और इक्विटी दोनों होता है. तो वन वे इज टू गो विद असेट्स एंड यहाँ के आइटम्स माइनस कर लो या डायरेक्टली यहाँ की चीज़ें ऐड कर लो. लेट्स चेक विद द ओरिजिनल अप्रोच ऑफ इक्विटी के थ्रू जाने वाला. किस किसने पैसा दिया है? इक्विटी ने पैसा दिया, लेकिन इस बार ना हमको मार्केट वैल्यू का कंसिडर करना है उसका, इंक्लूडिंग रिजर्व्स, बिकॉज हम एंटरप्राइज वैल्यू आज की डेट पे कैलकुलेट कर रहे हैं.
प्रेफरेंस की वैल्यू चेंज नहीं होती। नेट डेट, व्हाट यू मीन बाय नेट डेट? कुछ तो हमारे पास डेट लिया होगा या डेट का इन्फ्लो होगा, माइनस हमने कुछ पेमेंट्स की होंगी। इसको सबको एडजस्ट करने के बाद कितना हमारे पास बच रहा है, दैट वी हैव टू कंसिडर। माइनॉरिटी इंटरेस्ट एज डिस्कस इन द लास्ट पार्ट, कुछ पैसा हमारा नहीं है यार, सब्सिडरी हमारी है बट पैसा बिलोंग्स टू समवन एल्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये क्या इंटरप्राइज की वैल्यू का पार्ट बन सकता है? ये तो जो है वही है ना, इसकी वैल्यू तो चेंज भी नहीं हो रही। तो जब हम अपने बिजनेस को बेचने जाएंगे, अच्छा इंटरप्राइज वैल्यू सोचने का बेस्ट तरीका है कि सोचो आप अपने बिजनेस को बेच रहे हो, तो आप किस किस को पैसा दोगे? जिसने पैसा लगाया, डेट वाले को उतना दोगे जितना उसने लगाया, इक्विटी को दोगे, प्रेफरेंस को दोगे, माइनॉरिटी इंटरेस्ट को दोगे, क्या कैश भी दे दोगे? कैश एडजस्ट करके दोगे ना, इसलिए हम यहाँ पे कैश माइनस कर रहे हैं। और जो भी इन्वेस्टमेंट्स होगी उनको सेल आउट कर देंगे, उन सब के बाद हमारी एंटरप्राइज वैल्यू कम हो जाएगी, राइट? तो हमने कैश कम कर दिया, हमने अपने इन्वेस्टमेंट्स बेच दिए एंड अल्टीमेटली सबको कैश में कन्वर्ट करके हमने वैल्यू लो कर दी अपने एंटरप्राइज बिजनेस की, कि तुमको इतना खरीदना है तो मैं तुमको कैश दूंगा, तुम मुझे वापस कैश दे देना। नहीं ना, मैं अपना कैश रख लेता हूँ, तुम उतना कम करके दे देना। दैट्स इट, एंटरप्राइज वैल्यू आ गई। ये वैल्यू है हमारे कोर ऑपरेशंस की, जिनसे हमारा बिजनेस चल रहा था। अब यहाँ पे सोचो तो सिर्फ असेट्स वाला पार्ट बच गया है, असेट्स एक्सक्लूडिंग कैश एंड इन्वेस्टमेंट्स जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। तो अगर हम असेट वाली अप्रोच के थ्रू जाएंगे तो वी सी कि यहाँ पे हमको टोटल असेट्स कंसिडर करना है, करेंट लायबिलिटीज माइनस करनी है। यहाँ पे हमने इग्नोर किया था करेंट लायबिलिटीज को, यहाँ पे हमको करेंट लायबिलिटीज माइनस करनी है, क्योंकि ये तो शॉर्ट टर्म की वर्किंग कैपिटल के लिए ना, इतना तो हम पे करके ही अपने बिजनेस को रैप अप करेंगे। एंड कैश इक्विवेलेंट, बिकॉज वो उसका पार्ट नहीं बनता बिजनेस सेल का। या सिंपली ऑपरेटिंग एसेट्स माइनस ऑपरेटिंग लायबिलिटीज ले लो, यहाँ पे हमने फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स एक्सक्लूडिंग कैश सबको कंसिडर कर लिया, और ऑपरेटिंग लायबिलिटीज जो रोजमर्रा वाला आइटम थे उनको रिड्यूस कर दिया। तो हमारे पास इन हैंड क्या बचा? लॉन्ग टर्म डेट, शॉर्ट टर्म डेट और कैपिटल प्रोवाइडर्स, इक्विटी एंड प्रेफरेंस इंक्लूडिंग माइनॉरिटी रिजर्व्स एंड सरप्लस, एवरीथिंग। तो एंटरप्राइज वैल्यू आसान भाषा में हमारे ऑपरेशंस का, हमारे ऑपरेटिंग असेट्स का वैल्यू कितना बचता है जब हम अपने बिजनेस को बेचने जाते हैं। हम बेचने जा रहे हैं तो हम कैश तो नहीं बेचेंगे कि कैश के बदले कैश ले लो, इसलिए हमने कैश और इन्वेस्टमेंट्स विच आर नेक्स्ट टू कैश या सेलेबल इन द मार्केट उनको यहाँ कंसिडर कर लिया, एंड एंटरप्राइज वैल्यू पे हम पहुंच गए। ये एंटरप्राइज वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यूएशन में बहुत ज़्यादा काम आएगी, एंड यहाँ पे तो आती ही है, to analyze the EV of whole industry and all the competitors as well. Okay, so we are done with the relative valuation. यहाँ पे numbers का use नहीं किया because that was not in our curriculum, just for understanding purpose. Absolute valuation is there in our curriculum. तो absolute valuation आसान भाषा में बोलता है कि आपका बिजनेस है ना, ठीक है, इसकी कुछ तो भी आज की डेट में वैल्यू है। रिमेंबर, आज की डेट में वैल्यू है। जहाँ पे ये टाइम की बात आती है ना, वहाँ पे हमको टाइम वैल्यू ऑफ मनी को यूज़ करना है। एंड इन द टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाला लेक्चर या वीडियो वी डिस्कस कि किसी भी चीज़ का जब कुछ कैश फ्लो पॉसिबल है, कुछ डिस्काउंट रेट पॉसिबल है, और फ्यूचर में हैपन होने वाला है या प्रेजेंट में हो रहा है या पास्ट में हो चुका है, तब हम उस चीज़ को वैल्यू कर सकते हैं। अगर हम किसी कंपनी को वैल्यू कर रहे हैं तो या तो वो फ्यूचर में कैश देने वाली होगी इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड और इन फॉर्म ऑफ फ्री कैश फ्लो कुछ छोड़ने वाली होगी, उसमें कुछ तो भी कॉस्ट लगा होगा इन फॉर्म ऑफ परसेंट, इन फॉर्म ऑफ सर्टेन इंटरेस्ट रेट, एंड फ्यूचर में होने वाली है तो टाइम भी कंसिडर हो गया। तो इन सब चीज़ों के थ्रू हम एक कंपनी को वैल्यू कर सकते हैं। तो जो भी हमारे अप्रोचेज है ना, दोज आर बेस्ड ऑन डिस्काउंटिंग द फैक्ट और डिस्काउंटिंग द कैश फ्लो। वन इज डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड एंड द अदर इज द डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। दोनों में डिस्काउंट आ गया, ये डीमैट वाला डिस्काउंट नहीं है, पुलिंग बैक वाला डिस्काउंट है। तो डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल क्या बोलता है कि अगर एक कंपनी है जो फ्यूचर्स में तुमको डिविडेंड देने वाली है, डिविडेंड दिया, फिर से दिया, एंड फ्यूचर में डिविडेंड देती जा रही है, उसको तुम पुल बैक कर लो एक रेट से कॉल्ड द रिटर्न ऑन इक्विटी जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। याद है जब हमने वैक कैलकुलेट किया था तो वैक के दो कंपोनेंट थे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड कॉस्ट ऑफ डेट। ये वही है, usually we write expected return on equity and expected return on debt, because why expected, हमें थोड़ी पता है कोई इन्वेस्टर कितना एक्सपेक्ट कर रहा है, तो वी कैन मेक अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ जजमेंट ओनली, दैट्स व्हाई एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन इक्विटी। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट डिविडेंड,
हमने नेट इनकम में से पहुंचने तक ईबिट में से इंटरेस्ट दे चुके हैं हम, तो जो बचा वो सब इक्विटी के लिए बचा। तो जब हम इक्विटी वाले की बात कर रहे हैं, जब हम डिविडेंड की बात कर रहे हैं, तो हम रेट भी वही यूज़ करेंगे जो इक्विटी के लिए बचा है। यहाँ पे हम बैक का यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे हम डिविडेंड वाले को एम्फेसिस देंगे ही नहीं, यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ इक्विटी की बात करेंगे। तो हम डिविडेंड को इक्विटी के एक्सपेक्टेड रेट से पुल बैक करते जाएंगे। एंड दिस पार्ट इज इंटरेस्टिंग बिकॉज दिस इज कॉल्ड द टर्मिनल वैल्यू। टर्मिनल वैल्यू, हमने से 5 साल का वैल्यूएशन बनाया एंड अज्यूमिंग कि 5 साल में 100 का था, 5th ईयर के एंड में डिविडेंड वो 100 का देने वाली थी, एक्सपेक्टिंग कि अभी ये तो भाई चलता जाएगा, पर हमारे पास तो लिमिटेड ही है ना हराइजन। तो हमने एक रीजनेबल अजम्पशन बनाया कि इसके बाद 5% की रेट से डिविडेंड ग्रो होता रहेगा, हमें 10% चाहिए था, आरी -5% कर देते हैं, एक लमसम फिगर आ जाएगा विच विल बी क्लोज टू 5%, कुछ तो भी लमसम फिगर आ जाएगा, उसको पुल बैक करके हम आज की डेट में एक फ्यूचर का पर्सपेक्टिव बना लेंगे। सो दिस इज द टर्मिनल वैल्यू, ये लमसम में आता है, अज्यूमिंग कि 5th ईयर के एंड में आगे इतना इतना मिलता जाएगा, तो उसको पुल बैक कर लिया आज की डेट पे, राइट। इसी का बड़ा भाई दैट इज डिस्काउंटेड कैश फ्लो अप्रोच। यहाँ पे हमको टीवीएम पढ़ना है प्योरली, बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि विच कैश फ्लो। कैश फ्लो तो स्टेटमेंट होता है, नहीं, कैश फ्लो और चीज़ होती है। कैश फ्लो इज जो भी आपके बिजनेस में किया, जिसके थ्रू कैश जनरेट हुआ, ईदर फॉर द फर्म होल और फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर्स, बिकॉज अल्टीमेटली वी आर वैल्यूइंग इक्विटी। इक्विटी तक पहुंचने के दो तरीके हैं, या तो इक्विटी तक डायरेक्टली पहुंच जाओ, या पूरे फर्म का वैल्यू निकालो, उसमें से डेट माइनस कर देंगे, तो भी हमको इक्विटी मिल जाएगा। एंड रिमेंबर द टर्म फ्री हियर, फ्री देख के तो हम अट्रैक्ट होते ही है ना। सो व्हाट इज फ्री कैश फ्लो? फ्री कैश फ्लो इज एवरीथिंग विच इज रिमेनिंग आफ्टर ऑल योर बिजनेस ऑपरेशंस आर डन। जो भी आपको बिजनेस चलाने के लिए करना था आपने वो सब कर लिया, एंड इधर इट इज लेफ्ट फॉर द लेंडर्स ओनली और फॉर द शेयर होल्डर्स ओनली। जो भी आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटीज थी आपने सब कर लिया, आपने डिप्रिसिएशन काट दिया, आपने सेलिंग जनरल एडमिन कॉग्स सब हटा दिया, सारे ऑपरेशंस हो गए। उसके बाद जो बचता है दैट इज द फ्री कैश फ्लो। अच्छा, फ्री कैश फ्लो इज ऑल्सो फ्री आफ्टर द वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट एंड द फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स विच यू मेक, और द कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स विच इज ऑल्सो कॉर्पोरेट फाइनेंस डिसीजन, राइट। थोड़े से नंबर्स यूज करके हम FCFF निकालते हैं। इनकम स्टेटमेंट बेसिक फॉर्मेट, इतने की सेल्स हुई, इतने की अदर इनकम थी, टोटल इतना हो गया, कॉग्स उसमें से इतना था, अदर एक्सपेंस इतना, SGA इतना, एबिटा हमारे पास इतना हाथ में बच गया। एबिटा इतना बच गया, डिप्रिसिएशन भी हटा दिया, डिप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस लेकिन बहुत काम का आएगा आगे। ईबिट बचा हमारे पास कुछ, इसमें से हमने इंटरेस्टिंग फाइनेंस कॉस्ट या लीज कॉस्ट भी हटा दी। रिमेंबर लीज अकाउंटिंग, लीज को भी हम एज अ पार्ट ऑफ डेट ट्रीट करते हैं, हमने वो भी अलग कर दिया। एंड नाउ वी आर लेफ्ट विद समथिंग कॉल्ड प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टैक्स भी हटा दिया 30%, इतना बच गया हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यही तो हमारा फ्री कैश फ्लो होना चाहिए था ना? नहीं, जब हमने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज भी निकाला था ना, तब भी उसमें हमने डिप्रिसिएशन को ऐड बैक किया था, बिकॉज दिस इज अ नॉन कैश आइटम। ये सिर्फ दिख रहा है, ये एक्चुअल में हुआ थोड़ी, हमारी पॉकेट से 50 गया थोड़ी है। सो दिस इज नॉट योर कैश फ्लो एंड नॉट इवन योर फ्री कैश फ्लो, क्योंकि इसमें से फिक्स इन्वेस्टमेंट और वर्किंग कैपिटल के चेंजेस अभी रिमूव किए नहीं हैं। लेकिन आगे प्रोसीड करते हैं इसको लेके कि इसमें से फ्री कैश फ्लो निकालेंगे कैसे। तो फ्री कैश फ्लो कैलकुलेट करने के हमारे पास 3 अप्रोचेस हैं। फर्स्ट इज यूजिंग द EBIT, देन यूजिंग द EBITDA एंड देन यूजिंग द नेट इनकम मेथड। तीनों इसी में दिख रहे हैं हमको, EBIT भी दिख रहा है, EBITDA भी दिख रहा है और नेट इनकम भी दिख रही है। तो इनके थ्रू हम वर्ड नंबर प्ले करके कैलकुलेट करते हैं हमारा फ्री कैश फ्लो। ईबिट, ईबिट क्या बोलता है कि यार इंटरेस्ट नहीं दिया बट डिप्रिसिएशन दे दिया। एक्चुअली ना इस लेवल के बाद सिर्फ इंटरेस्ट, डिप्रिसिएशन और टैक्स ही हमारे काम का है, उसके पहले जो होना था वो तो ऑपरेटिंग का पार्ट है ही। ये क्या बोलता है, इंटरेस्ट नहीं दिया लेकिन डिप्रिसिएशन दे दिया। क्या डिप्रिसिएशन तुम्हारा कैश फ्लो है? नहीं, लेकिन डिप्रिसिएशन या कोई भी खर्चा ना, खर्चे की एक स्पेशलिटी होती है कि वो भले तुम्हारे पॉकेट से लेके जा रहे हैं बट वो तुम्हारे पॉकेट से उतना नहीं लेके जा रहा है जितने का वो खर्चा है। अज्यूमिंग योर डिप्रिसिएशन टू बी 50, वो तुम्हारी पॉकेट से सिर्फ 35 लेके जा रहे हैं, क्योंकि वो तुमको टैक्स सेविंग्स दे के जा रहे हैं और 15, तो 50 था
उसमें से 35 एक्चुअली गया, लेकिन 15 का सेविंग्स देके गया ऑन पेपर। डिप्रिसिएशन वैसे भी पूरा ऑन पेपर ही है। तो यहाँ पे जब हमने माइनस किया ना, तब हमने 50 भी कंसिडर किया होगा, उसका 1.7 किया होगा, सॉरी 0.7 किया होगा, एंड 35 माइनस किया होगा। 35 हमने माइनस किया था टू रीच इबिट, एंड डिप्रिसिएशन हमने वापस ऐड कर दिया। 35 माइनस 50 प्लस वी आर नेट नेट एडिंग 15, क्योंकि ये हमारी पॉकेट में इतना छोड़ के जा रहा है, इतना टैक्स हमको कम देना पड़ा, इतना कैश हमारे हाथ में बच गया, राइट? तो दैट विल फॉर्म अ पार्ट ऑफ फ्री कैश फ्लो फॉर द होल फर्म। ये पूरे फिगर अजम्पशन है कि हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द ईयर 80 का किया, एंड वर्किंग कैपिटल में इतने चेंजेस आए। ये चीज़ हम बाद में कभी कवर करेंगे अगर क्वेश्चंस में आई तो, बट यूजुअली हमें ये क्वेश्चन गिवन होगा कि केपेक्स आपने कितना किया ड्यूरिंग द ईयर और वर्क एक्स आपने कितना किया। इसके थ्रू वी रीच टू द फ्री कैश फ्लो ऑफ 175 CR। अगर ये कंफ्यूजिंग लगा था तो डिप्रिसिएशन भी पूरी तरीके से अलग कर देते हैं। एबिटा है, एबिटा क्या बोलता है, इंटरेस्ट तक तो तुम पहुंचे ही नहीं, डिप्रिसिएशन भी तुमने अभी तक रिमूव नहीं किया, बट डिप्रिसिएशन बीइंग अ खर्चा, स्पेशलिटी क्या है, टैक्स की सेविंग्स देके जाएगा, हमारी पॉकेट में उतना अमाउंट छोड़ के जाएगा। कितना टैक्स का सेविंग्स देगा, जितने का खर्चा था 1 माइनस द टैक्स, सॉरी द टैक्स पार्ट विच इज 50 का 30%, इतनी ही तो सेविंग्स देगा, जितना टैक्स रेट है और जितने का खर्चा है, तो 15 की सेविंग्स देखेगा। केपेक्स और वर्क एक्स सेम है। अगेन वी रीच टू द फ्री कैश फ्लो ऑफ 175 CR। और एक लेवल नीचे चलते हैं, यूजिंग द नेट इनकम कि आखिरी में कितना है। दिस कैन गो अ लिटिल कंफ्यूजिंग, क्योंकि यहाँ पे जो इंटरेस्ट है ना ये आ जाता है, और यहाँ पे हम 1 माइनस टैक्स कर रहे हैं। नेट इनकम पहुँचने तक तो हमने इंटरेस्ट भी रिमूव कर दिया था, डिप्रिसिएशन भी रिमूव कर दिया था। डिप्रिसिएशन बीइंग अ नॉन कैश एक्सपेंस, हमने क्या किया, वापस ऐड बैक कर दिया पूरा, लेकिन उसका टैक्स सेविंग्स वाला पार्ट हमने रख लिया। 35 माइनस किया था, 50 ऐड किया, 15 बचा पॉजिटिव, तो उतना हमने कैश फ्लो में रख लिया। लेकिन अब ना हम बात कर रहे हैं फ्री कैश फ्लो फॉर होल फर्म की, तो वो भी तो देखो कि यार इंटरेस्ट देने से पहले बचना चाहिए। नेट इनकम पहुंचने तक हमने इंटरेस्ट दे दिया था, इसलिए अब हमको इंटरेस्ट को वापस ऐड बैक करना पड़ेगा। लेकिन हम पूरा इंटरेस्ट ऐड बैक नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने उसका भी टैक्स सेविंग्स कंसिडर कर लिया, तो बचा हुआ पार्ट से ऐड बैक कर रहे हैं। टैक्स पहले ऐड कर दिया था, 100 पे 30% टैक्स बचाया था, वो ऐड हो गया, बचा हुआ पार्ट अब ऐड कर दिया, तो डबल काउंटिंग भी नहीं हुई, और जो फर्म का पर्सपेक्टिव था कि डेट और इक्विटी दोनों के लिए कितना बच रहा है वो भी कवर हो गया। इफ यू रिमेंबर, इन केसेस में इंटरेस्ट तक हम पहुंचे ही नहीं थे, इंटरेस्ट पेड ही नहीं हुआ था, तो ऐड बैक क्यों करना। इस केस में भी EBIT था, इंटरेस्ट पहुंचा ही नहीं था, तो ऐड बैक क्यों करना, राइट? तो हम फ्री कैश फ्लो टू दी होल फर्म के लिए हमने कैलकुलेट कर ली, एंड इन ऑल द अप्रोचेस वैल्यू आपकी सेम आने वाली है, ठीक है? फ्री कैश फ्लो फॉर द फर्म निकाल लिया। इट्स अ ह्यूमंगस टास्क टू कैलकुलेट, क्योंकि इतने सिंपल फिगर्स भी नहीं होते और इतने सिंपल लाइन आइटम्स भी नहीं होते। हो, फ्री कैश फ्लो फॉर द होल फर्म हमने निकाल लिया, जो कि डेट और इक्विटी दोनों के लिए अवेलेबल है। अब क्या करना है, इसमें से इंटरेस्ट का पोस्ट टैक्स रेट माइनस करना है। पोस्ट टैक्स क्यों, क्योंकि टैक्स इंटरेस्ट बीइंग अ खर्चा हमको सेविंग्स दे के जाएगा टैक्स की, तो हमारे पॉकेट से उतना कैश कम जाएगा, राइट? अब हम फर्म से ना इक्विटी की तरफ जा रहे हैं। यू रिमेंबर फ्री कैश फ्लो दो के लिए था, फर्म और इक्विटी। फर्म हमने कैलकुलेट कर लिया, फर्म से इक्विटी तक पहुंचना है तो हमें डेट को पूरी तरीके से रिमूव करना पड़ेगा, एंड डेट को जो भी चीज़ें बिलोंग करती है उन सबको रिमूव करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट बिलोंग टू द डेट होल्डर्स, इस चीज़ को हमने रिमूव कर दिया, राइट? एंड जो भी नेट बोरोइंग थी, अच्छा नेट बोरोइंग यहाँ पे कंफ्यूजिंग लग सकती है कि डेट टेकन को वापस क्यों ऐड कर दिया, क्योंकि अगर मैंने एक बैंक से लोन लिया 100 का, तो ये मेरे बिजनेस में आ गया ना, नाउ दिस बिलोंग्स टू द होल बिजनेस कि मैं इसको कैसे यूज़ करूँ। बट 100 में से मैंने 50 वापस पे कर दिया, दिस बिलोंग्स टू द डेट होल्डर। नाउ जो बचा वो सब इक्विटी का, कैसे यूज़ करना है, या वो फॉर्म करेगा रिजर्व्स एंड सरप्लस में, या बिजनेस में कहीं तो भी चला जाएगा, किसी तो भी ऑपरेटिंग एसेट में इन्वेस्ट हो जाएगा, राइट? इसलिए हमको नेट बोरिंग को ऐड करना पड़ता है। इट इज़ द नेट ऑफ फंड्स एडेड इन द बिजनेस। प्रीपेमेंट हमने कर दिया, जो बचा वो बिजनेस का पार्ट है, ओनर्स के बिजनेस का, तो दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी। कैलकुलेटेड, यस। फ्री कैश फ्लो फॉर फर्म हो गया था, फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी हो गया।
अगर हम फर्म के रूट से जाते तो हमको डेट माइनस करना पड़ता, से अभी हम इक्विटी के रूट से जा रहे हैं। तो हमने फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी फर्स्ट ईयर का देखा, इस पर कुछ ग्रोथ लगाई, सेकेंड ईयर का आ गया, इस पर और ग्रोथ लगाई, थर्ड ईयर का आ गया, एंड दिस इज द टर्मिनल वैल्यू पार्ट। दिस माइट बी लुकिंग कंफ्यूजिंग बट ये नहीं है, ये बहुत सिंपल है। फ्री कैश फ्लो से हम फिफ्थ ईयर में मेजर कर रहे थे, इतना फिफ्थ ईयर के एंड में था, इतना 1+5% की ग्रोथ लगी, इसको हमने पुल बैक किया, जितना रिटर्न ऑन इक्विटी और 5% था, एंड ये वैल्यू आ गई हमारे पास फिफ्थ ईयर के एंड में। अब इस पूरे को, ये जो न्यूमरेटर है, इस पूरे को भी तो डिस्काउंट करना पड़ेगा 5 साल पहले, तो ये हमने वही किया है। जब हम फिफ्थ में थे तो यहाँ पे भी टाइम फिफ्थ ही यूज करना है, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी, तो यहाँ पे हमने रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन इक्विटी को यूज किया फॉर डिस्काउंटिंग फैक्टर। वी विल गेट द वैल्यू ऑफ इक्विटी डायरेक्टली, कि हमारे पास से कुछ तो भी 100 या 200 करोड़ का इक्विटी है, डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, कुछ तो भी वैल्यू होनी चाहिए पर शेयर, राइट। ये इन्वेस्टर का पर्सपेक्टिव था पूरा। कंपनी भी अपने शेयर्स को वैल्यू करती है, इन्वेस्टर भी शेयर को वैल्यू करता है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स भी शेयर को वैल्यू करते हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर्स को ही से ही तो मिल के मार्केट बनता है, एंड मार्केट में से शेयर का प्राइस चल रहा है 110, किसी ने वैल्यू किया इसको टू 150, किसी ने वैल्यू किया टू 90। 90 वाला क्या सोचेगा, ओवर प्राइस्ड है, रहने देता हूँ। 150 वाला क्या सोचेगा, अंडर प्राइस्ड है, मैं तो 150 सोच रहा हूँ, 110 पे मिल रहा है, लेट मी बाय अगेन, तो वो खरीद लेगा। तो ये करता है डिमांड और ये करता है सप्लाई, एंड इन्हीं के कॉम्बिनेशन से मार्केट चलता है। इफ़ ये सोच रहा है कि यार 90 ठीक है, लेकिन अगर कोई इससे ज़्यादा पे खरीदने को रेडी है, तो वाई नॉट सेट अ प्राइस हायर देन 110, लेट से 120 का मैं प्राइस सेट करता हूँ, अगर मेरे को बायर मिल गया तब तो बढ़िया, नहीं तो मैं थोड़ा कम कर दूंगा, से 115 कर दूंगा। ये बोलता है कि 120 तो ज़्यादा है, कोई 115 कर देगा तो मैं बाय कर लूँगा। एंड जब ये यूनानिमसली अग्री करते हैं ना, तब एक ट्रांजैक्शन स्टॉक मार्केट में होता है। लाइक दिस इज हाउ द मार्केट मूव्स। ओके, तो हमने FCFE के थ्रू डायरेक्ट निकाल लिया था, एंड कंटिन्यूइंग विद दिस सेम वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट किया उसका फ्री कैश फ्लो द होल फर्म, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ईयर के एंड में टर्मिनल वैल्यू आ गई, यहाँ पे ज़्यादा बेटर जस्टिफाई किया हुआ उसको, एंड ये सर्कल में भी है तो ये इजीली विजिबल होगा। एंड फिफ्थ ईयर की पूरी वैल्यू को पुल बैक कर लिया, ये कैश फ्लो तो फिफ्थ ईयर का था ही, ये फिफ्थ ईयर के बाद का है, हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि फिफ्थ ईयर में है ये, तो इस पूरे वैल्यू को हमने पुल बैक कर लिया यूजिंग द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, जहाँ पे हम फर्म की बात कर रहे हैं ना, तब डेट और इक्विटी दोनों का ध्यान रखना है। उस केस में सिर्फ हम इक्विटी इक्विटी कर रहे थे, यहाँ पे हमको वैक वैक करना है, क्योंकि हम दोनों की बात कर रहे हैं। हमारे पास एक एंटरप्राइज वैल्यू आ जाएगी, एंटरप्राइज वैल्यू क्या होती है वो हमने लास्ट टॉपिक में देख लिया था, एंड जो हमने एंटरप्राइज वैल्यू तक पहुंचने के लिए ऐड किया था, अब उसको रिवर्ट करना है, इक्विटी तक पहुंचना है ना, तो क्या करेंगे, डेट रिमूव कर देते हैं, प्रेफरेंस रिमूव कर देते हैं, माइनॉरिटी इंटरेस्ट रिमूव कर देते हैं, लेकिन कैश और इन्वेस्टमेंट्स हम ऐड बैक कर देंगे, बिकॉज दैट बिलोंग्स टू द ओनर ऑफ द बिजनेस, राइट। तो ईवी में हमने ये सब रिमूव और ऐड कर दिया, एंड वी रीच टू वैल्यू ऑफ इक्विटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, हमें मिल जाएगी एक वैल्यू पर शेयर, राइट। ओके, इतना सब हमने क्यों किया, वैल्यू वैल्यू इतना हम कर रहे हैं ना, क्योंकि हमने एक बुक वैल्यू लेके चले थे, हमारा एक मार्केट वैल्यू है, हमारा एक इन्वेस्टर्स परसेप्शन है, एंड अकॉर्डिंगली वी हैव टू क्रिएट एन इकोनॉमिक वैल्यू एवरी ईयर विच शोज कि हमने बिजनेस में क्या काम किया है, और क्या हमारे बिजनेस में कुछ वैल्यू एडिशन हुआ है, हमने हमारे मार्केट कैप में कितना ऐड किया है। इट्स अ वेरी फेमस टर्म ना, मार्केट कैप में कितना एडिशन हुआ, तो हाउ इज दैट मार्केट कैप calculated, how is that economic value added calculated, that is calculated based on the net operating profit after tax. Now this might look a very fancy term, no pat, and थोड़ा सा difficult भी लग सकता है, but it's not. Think of a business, it's net after tax, गवर्नमेंट को दे दो, मेरे बिजनेस में जितना बचा है ना, मुझे उतने से मतलब है। एंड थिंक ऑफ योर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, if I am into manufacturing, that's my operating, if I am into service, that's my operations, right। उससे रिलेटेड जो भी assets है उनका wear and tear covered into the depreciation is my operations,
क्या फंडिंग को देने वाला इंटरेस्ट इज माई ऑपरेशंस? क्या मेरा बिजनेस है कि मैं इंटरेस्ट देता फिरूं? नहीं। तो इंटरेस्ट पार्ट को छोड़ दो, ईबिट को ले लो एंड गवर्नमेंट को उसका शेयर दे दो। तो इंटरेस्ट देने से पहले, लेकिन टैक्स काटने के, सॉरी, डिप्रिसिएशन के बाद इंटरेस्ट के पहले हमारी पॉकेट में जितना बच रहा है एक्चुअल में आफ्टर गवर्नमेंट का पे आउट, दैट इज योर नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, राइट? यहाँ पे एक्सप्लेनेशन गिवन है व्हाई वी शुड थिंक फ्रॉम द इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव एंड remove the depreciation part. Remember, this is not your cash flow, right? Cash flow is realistic. This is economics only. ये यूज करके हम निकालेंगे अब इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। नाउ इकोनॉमिक वैल्यू एडेड एक दिन का काम नहीं है। सो दिस इज नॉट अ स्टॉक कॉन्सेप्ट, दिस इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। फ्लो क्या बोलता है कि आपने ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड आपने पूरे ईयर में क्या काम किया, उससे आपका इकोनॉमिक वैल्यू एडेड जस्टिफाई होता है और कैलकुलेट भी होता है। तो हम क्या करेंगे, ठीक है यार, मैंने ना इतना कमाया डजंट मीन कि मेरे पास इतने का कैश है। रिमेंबर, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कैश फ्लो, वी आर टॉकिंग अबाउट नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। प्रॉफिट मे बी रियलाइज्ड, मे बी अनरियलाइज्ड, राइट? इतना कमाया और मैंने इतने पे ना पैसा उठाया था मार्केट से। कैपिटल एम्प्लॉयड मेरे बिगनिंग ऑफ द ईयर में इतना था, इतना पैसा मेरे बिजनेस में लगा हुआ था एट दिस रेट, तो मेरे को एटलीस्ट इतना तो कमाना पड़ेगा सो दैट आई कैन क्रिएट अ पॉजिटिव वैल्यू। से मैंने 100 कमाया लेकिन मैंने 10% पे 1200 उठा रखा था, तो क्या हुआ, 100 माइनस 120, या मैंने कुछ नहीं कमाया और मेरा इकोनॉमिक वैल्यू एडेड गोज नेगेटिव। बट वहीं अगर मैंने 100 कमाया, 10% पे मैंने सिर्फ 80 ही उठा के रखा था, तो मेरे पास कितना बचा, सॉरी 800, यहाँ पे 80, I have made an economic value addition in my business of 20, right? This is different from your net income. This is what कि यार मेरे पास फाइनेंसिंग के सोर्स इतने थे, इतना परसेंट मेरे को बाहर देना था, इतना परसेंट मेरे पास हाथ में बचा। थिंक ऑफ अ गल्ला व्यापारी, उसके पर्सपेक्टिव से आप सोचोगे ना कि आपने बिजनेस में इतने से उठाया था, इतना आपको देना था, इतना आपके पास बचा हुआ था। या तो इसको भी रेशियो में कन्वर्ट कर लो। रिमेंबर द रेशियो ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल क्या होता है, NOPAT डिवाइडेड बाय डेट एंड इक्विटी, सॉरी डेट एंड इक्विटी। डेट और इक्विटी मिलके ही तो कैपिटल एम्प्लॉयड बनते हैं। तो अगर मैं NOPAT बाय कैपिटल एम्प्लॉयड को ही ROIC बोल रहा हूँ और फिर ब्रैकेट ओपन करके यहाँ इसको मल्टीप्लाई भी कर दे रहा हूँ कैपिटल एम्प्लॉयड से, तो ये NOPAT ही तो बच रहा है। तो अल्टीमेटली ये और ये पूरा सेम है। दिस इज जस्ट इन रेशियो फॉर्मेट कि यार मैंने इतना रिटर्न कमाया, इतना मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल है और इतना मेरा कैपिटल साल के शुरू में लगा हुआ था। साल का शुरू क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप उसी को बेंचमार्क मार के अपना कमाई स्टार्ट करोगे ना, या आप उतने ही कैपिटल को अपने बिजनेस में रन करके सेल्स जनरेट करोगे, राइट? एंड इंटरेस्ट को तो इग्नोर करना है क्योंकि हम यहाँ पे फर्म की बात कर रहे हैं, हम पूरे कैपिटल की बात कर रहे हैं। तो कंसिडर बोथ डेट एंड इक्विटी, राइट? तो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड ऐसे कैलकुलेट करते हैं, ये तो हो गया। लेट्स गो इनटू द मीनिंग और द इन्फरेंस पार्ट। इट रिफ्लेक्ट्स योर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ द होल बिजनेस created over and above the book value. This is what value added. अगर मेरे पास एक ब्लॉक है उसके ऊपर मैंने कुछ ऐड किया ना, तो व्हाट इज दिस, दिस इज माय बुक वैल्यू। मेरी किताबों में इतना लिखा हुआ है, मार्केट मेरे को इतने से जानेगा, लेकिन क्योंकि मैंने इतने का एडिशन दिया है मार्केट को इस साल। तो मार्केट कैप कैसे चेंज होता है, मार्केट कैप जब हम निकालते हैं ना तो शेयर्स आउटस्टैंडिंग इन द बुक्स लेते हैं और जो प्राइस होता है ना वो मार्केट प्राइस लेते हैं, क्योंकि अज्यूमिंग कि मार्केट प्राइस एकदम क्लियरली रिफ्लेक्ट करता है आपने कितने का इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन करके दिया अपने शेयर होल्डर्स को, एंड वो उतने पे आपके बिजनेस को वैल्यू कर रहे हैं, राइट? सो द बुक वैल्यू ऑफ डेट एंड इक्विटी प्लस द इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन यू मेड दिस ईयर विल कंप्राइज योर एंटरप्राइज वैल्यू। ये आंसर और वो आंसर सेम नहीं आएगा, दिस इज इन्फरेंशियली सेम। यार इंटरप्राइज की वैल्यू भी तो उतनी होती है, डेट और इक्विटी का कितना मार्केट में वैल्यू चल रहा है, और मैंने बुक ले लिया, मैंने एडिशन ले लिया, तो आई विल बी क्लोज टू मार्केट, नॉट एग्जैक्टली मार्केट, बिकॉज बहुत सारी सब्जेक्टिविटी और है अभी जो इसमें नहीं कवर की है, ठीक है? इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन तो हो गया। लेट्स कम टू द मार्केट वैल्यू एडेड, जो कि एक और सिमिलर कंसेप्ट है, एक स्टॉक कंसेप्ट है।
कि जब हम मार्केट कैप की बात कर रहे थे ना, मार्केट कैप कभी भी किसी कंपनी का एक पॉइंट ऑफ टाइम पे निकाला जाता है, तो मार्केट वैल्यू एडेड इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। अगेन दिस इज वैल्यू एडेड ओवर एंड अबव समथिंग। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? डिपेंड्स कि हमारा इकोनॉमिक वैल्यू एडेड पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तब तो हमने इन्वेस्टर्स के लिए कुछ अच्छा किया है, हमने इन्वेस्टर्स को वैल्यू जनरेट करके दी है। बट इफ इट इज नेगेटिव तो माई स्टॉक प्राइस विल गो डाउन, मैंने शेयर होल्डर्स को कुछ कमा के नहीं दिया, मेरा बिजनेस लॉस में था। दिस माइट नॉट हैपन, बट मैं इकोनॉमिकली कुछ सब्सटैंशियल जनरेट नहीं कर पाया। तो मार्केट वैल्यू एडेड डिपेंड्स लाइक क्रिएट्स अ काइंड ऑफ कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइज करने के लिए हमको अगेन एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल को यूज करना पड़ेगा। एंड से वी रीच टू अ इकोनॉमिक वैल्यू एडेड ऑफ 50 एट अ वैक ऑफ 10%। इसको अगर मैं कैपिटलाइज करूँ तो इट विल टर्न आउट टू बी 500। तो मैंने पूरा ओवरऑल अपने बिजनेस में 500 करोड़ का मार्केट वैल्यू ऐड किया। इतने से मेरा शेयर प्राइस बढ़ेगा ओवरऑल बिजनेस का, नॉट पर शेयर 500 करोड़ का नहीं हो जाएगा या पर शेयर 500 से नहीं बढ़ेगा, डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ शेयर्स, उतने का मेरे पास रीजनेबल चेंज आना चाहिए शेयर प्राइस में। बट अगेन सब्जेक्ट टू अ लॉट ऑफ इन्फ्रेंसेस एंड सब्जेक्टिविटी। ठीक है, इट इज़ अ काइंड ऑफ प्रीमियम एट विच योर बिजनेस इज वैल्यूड। अगेन सोचोगे आप बिजनेस को बेचने जा रहे हो तो आप सोचोगे यार मैंने इतना तो इकोनॉमिक वैल्यू ऐड करके दिया था, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर मेरी वर्थ 1000 है तो तुम मुझे इतना और दो, क्योंकि मैंने इतना मार्केट कैप अपने बिजनेस में ऐड किया है बेस्ड ऑन माई परफॉर्मेंस। दिस कैन ऑल्सो बिकम अ वैल्यूएशन अप्रोच, एंड दिस एक्चुअली इज द मोस्ट रीजनेबल बट मोस्ट सब्जेक्टिव। कि जो भी हम इकोनॉमिक वैल्यू एडिशंस कर रहे थे उसको ग्रोथ लगा लगा के फ्यूचर में लेके जाते हैं, टर्मिनल वैल्यू निकालते हैं एंड देन वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल से पुल बैक कर लेते हैं, वी विल गेट एन एंटरप्राइज वैल्यू। देन एडजस्टमेंट ऑफ रिमूवल और एडिशन वी विल रीच टू वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स हमें एक ओवरऑल वैल्यू पता चल जाएगी अपने शेयर प्राइस की। राइट, अगेन बैक क्यों लिया? क्योंकि इकोनॉमिक वैल्यू एडेड पूरे बिजनेस की है, सिर्फ डेट या सिर्फ इक्विटी की नहीं है। हो, तो मार्केट वैल्यू ऐड भी हो गया, हमने वैल्यूएशन भी देख लिया, हमने ईवीए भी देख लिया, सब कुछ देख लिया। बट ये सब पता है कौन कर रहा था? ये सब तो इन्वेस्टर कर रहे थे, लेकिन जो कॉर्पोरेट फाइनेंस के डिसीजंस थे ना, इवन दिस आर टेकन बाय द मैनेजर्स, नॉट द ओनर्स। You being an owner, you are the investor, you are the shareholder, you possess the wealth in that business, you own a share in that business, you are actually the owners। बट क्या किसी इन्वेस्टर को आपने बिजनेस रन करते हुए देखा है? नहीं, वो शेयर मार्केट से शेयर खरीदेगा, ओनरशिप लेगा और बैठा रहेगा। इट माइट हैपन कि वो वोट वगैरह करे, बट यूजुअली लोग वो भी नहीं करते। तो ओनर्स के बिहाफ में मैनेजर्स रन करते हैं बिजनेस को। You are the principal of the organization, you own the organization, and there is an agent who is running on behalf of you। जब मेरा बिजनेस मेरे बिहाफ में कोई और चलाएगा तो कैन आई ट्रस्ट दैट पर्सन और मैनेजर्स 100%? नो, एक्चुअली नॉट। एंड दैट लीड्स टू अ conflict called the agency issue। इट्स एन इशू कि एक प्रिंसिपल है एक एजेंट है, इनके बीच में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट्स ही रहेंगे, क्योंकि प्रिंसिपल को लगेगा कि यार ये कैसे डिसीजन ले रहा है, इसकी सैलरी इतनी ज़्यादा क्यों? यू हैव रिटन कि इतनी ज़्यादा सैलरी होती है, स्टिल शेयर होल्डर्स ऑब्जेक्टिवाइज समटाइम्स कि यार ये तो एजेंट है, मेरे बिहाफ पे रन कर रहा है। एंड इसके ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है डिस्ट्रेस का कि मैनेजर्स आर इनएफिशिएंट। हमने देखा था ना वीक मैनेजमेंट बिकॉज ऑफ हाई प्रिंसिपल एजेंट कन्फ्लिक्ट। If your principal is too dominating, it might happen कि वो talent को ऊपर आने लगे, like in case of Adani, वो family run business है। You can invest, but you cannot exceed, I guess, 20-25% in that company। Like कोई भी इससे ज़्यादा own नहीं कर सकते, ये भी बहुत ज़्यादा ही है, I'm not aware of the real figure, but that's a family run business। Same in case of Reliance। Reliance का जब वो उनके बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ था तब भी सबको ऐसा CEO या MD बना दिया था, irrespective of the fact कि उसमें और भी शेयर होल्डर्स हैं। So that are kind of principal agent conflict, and that hampers the efficiency of business। So there is something also called as agency cost, but this is not a quantitative figure, this is just a qualitative aspect। सोचो कि आपका बिजनेस आपके बिहाफ पे कोई और रन कर रहा है तो आपके उनके साथ क्या क्या डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, राइट?
So this was it for this part. We covered the valuation. Subjectivity हम last class में कर चुके थे. वैल्यूएशन एब्सोल्यूट रिलेटिव के लिए बहुत सारे मल्टीपल्स होते हैं, उनके पीछे के बहुत सारे इंट्यूशंस होते हैं. वी कवर्ड वेरी बेसिक ऑफ अर्निंग्स, बुक वैल्यू एंड सेल्स. एब्सोल्यूट दो तरीके का होता है, डिस्काउंटिंग द कैश फ्लो, डिस्काउंटिंग द डिविडेंड. डिविडेंड वाला सब में नहीं लग सकता है, इसलिए कैश फ्लो आया. कैश फ्लो तो सबके पास होता है, डिविडेंड सबके पास नहीं होता. डीमार्ट ने आज तक डिविडेंड नहीं दिया, तो उसको कैसे वैल्यू करोगे यूजिंग डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल. एंड डीमार्ट डजंट हैव एग्जैक्टली अ कॉम्पिटिटर. रिलायंस स्मार्ट बाजार है जो कि एग्जैक्टली डीमार्ट के जैसे ऑपरेट करता है. प्राइसेस में डिफरेंस हो सकता है बट SKUs ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं. बट क्या रिलायंस स्मार्ट बाजार सेपरेटली लिस्टेड है टू हैव द डिटेल्स? नहीं. तो आप उसमें प्राइस मल्टीपल भी नहीं लगा सकते, लेकिन आप उसमें डिस्काउंटेड कैश फ्लो ज़रूर लगा सकते हो. वो कैसे कैलकुलेट करना है वो हमने यहाँ पे चेक कर लिया. रिमेंबर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कोई भी एक्सपेंस है वो आपको हमेशा एक टैक्स का बेनिफिट देता है, राइट? वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है. हमने फर्म के लिए भी देख लिया, हमने इक्विटी के लिए भी देख लिया, हमने पुल बैक करके टर्मिनल वैल्यू भी देख लिया, एंड अल्टीमेटली वी रीच टू अ वैल्यू पर शेयर. वी बीइंग एन इन्वेस्टर्स, यहाँ से इन्वेस्टर का पर्सपेक्टिव स्टार्ट हो गया था. तो कंपनी भी अपने स्टॉक को वैल्यू करती है, अकॉर्डिंगली पंप एंड डंप की स्ट्रैटेजी भी लगती है इंडियन मार्केट्स में. बट ठीक है, दैट्स नॉट आवर एरिया ऑफ कवरेज. We came across economic value added, and we also came across the market value added part. In the next part, probably we are going to do the questions, and thank you for watching.